औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी इस वीडियो का कि इंडिया में मेरा टूर कैसा गुजरा, मेडिटेशन सेंटर में जाके मेरे साथ क्या हुआ। तो चलें फिर मैं शुरू करती हूँ कि हम मेडिटेशन सेंटर पहुँच गए थे रात के 11 बजे, और वो लोग हमारा वेट कर रहे थे वहाँ के जो इंचार्जेस हैं, और उन्होंने खाना रखा हुआ था। और जब हम पहुँचे हमने डिनर किया, और डिनर के बाद हमें कॉटेजेस दिए गए। और इसमें अब ये था कि अब आपने बात नहीं करनी एक दूसरे से, और किसी से भी नहीं करनी, फ़ोन वोन हमसे सब ले लिए गए। और अब 10 डेज़ हमने सिर्फ अपने साथ गुजारने हैं। और सुबह 4 बजे आपको मेडिटेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो अच्छा 11:15 जब हम अपने रूम में पहुँचे, और यहाँ पे ज़ाहिर है बात तो नहीं करनी थी। 12 बजे एकदम से फायरिंग स्टार्ट हो गई, क्रैकर्स ये वे यस स्टार्ट हो चुका था, आगाज़ हो चुका था 2016 का जनवरी। और इस तरह से इब्तिदा हुई जो आज तक याद आती है हर न्यू ईयर पे। अच्छा सुबह 4 बजे जब उठा, मेडिटेशन के लिए बुलाया गया, तो मैं बड़ी नींद में थी, अगले दिन की थकन भी थी, और बिस्तर चेंज होने की वजह से भी नींद नहीं आई थी। और बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बिस्तर वगैरह सब बहुत साफ़ सुथरा, सब अच्छा था। तो मैं अब नींद में वहाँ पे सुबह संस्कृत में भजन वगैरह उस तरह की चीज़ें भी चल रही थी। मैंने कहा अल्लाह ये कहाँ फंसा दिया, ये पता नहीं कौन सा रिलीजन है और मुझे कहाँ ले आए। और मैं तो वाहिद अंकल को कोसूँ और मैं ख़ुद को भी कोसूँ कि क्या मैंने डिसाइड किया। और दिल में मैं कुरान की आयतें दोहराती जाऊँ कि अल्लाह मैंने तुझे नहीं छोड़ा। और नींद इतनी शदीद थी, मेडिटेशन भी साथ साथ करवाई जा रही थी हमें। उसमें ये था कि आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें, सांस को देखें, सांस को जानें। और मैं बस आधी सोती आधी जागती, वो 6 बजे तक जैसे बड़ी मुश्किल से हुए 6 बजे। और वहाँ पे फिर नाश्ते के लिए बुलाया गया, और ब्रेकफास्ट में जब मैं हॉल में पहुँची तो अच्छे खासे लोग थे। मेडिटेशन सेंटर बहुत बड़ा था, 5000 लोग उसमें कर सकते थे मेडिटेट। और उन दिनों 3500 लोगों ने तकरीबन वो कोर्स किया था उस वक्त। तो उसमें 16 हम भी थे। जैसे जेंट्स बिल्कुल अलग थे, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए थे। बहुत बड़ा हिल स्टेशन टाइप था, और उस हॉल में लेडीज़ थी बहुत सारी, और सब की सब जो थी खामोश बिल्कुल, क्योंकि बात ही नहीं करनी थी। टच भी एक दूसरे को नहीं कर सकते थे, क्योंकि एनर्जीज़ हर किसी की डिफरेंट होती हैं, ना इशारा ना देखना। तो सब खामोशी से अपना अपना खाना खा रही थी, और सिर्फ बर्तनों की आवाज़ थी। नाश्ते में चाय, दूध, मक्खन, ब्रेड वगैरह होता था, और दलिया होता था, और इसके साथ इडली सांभर, कभी उस दिन ढोकला और इमली की चटनी थी, कभी इस तरह से डोसा, इस तरह की चीज़ें होती थी। भटूरे, चने भटूरे टाइप चीज़ कोई एक बनी हुई होती थी। नाश्ते के बाद हम फिर 6-8 बजे तक आपने दोबारा मेडिटेशन हॉल पहुंच जाना था, यानी रेस्ट करके। बट वी मिस्ड आवर फर्स्ट डे, तो हमें अपना फॉर्म वगैरह फ़िल करना था। तो फिर उसके बाद हम फॉर्म फिल करने गए, तो मैंने जैसे ही अपना एड्रेस डाला क्लिफ्टन ब्लॉक 3, तो उन्होंने मुझसे कहा, उन खातून ने, कि ये भुट्टो साहब का एड्रेस नहीं है। मैंने कहा जी, मैं बड़ी सरप्राइज्ड आई वाज कि ये क्या। तो कहते हैं अच्छा ये बेनज़ीर साहिबा के इंतकाल से कुछ अर्सा पहले वो बहुत विलिंग थी विपासना करने के लिए, और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। और ये हुआ था कि यहाँ से कुछ लोग गए थे 10 डेज़ का, तो ज़ाहिर है वो अपनी मसरूफ़ लाइफ में नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन 3 दिन का फिर हमारे लोगों ने उनको ये मेडिटेशन करवाया था। और वो बहुत विलिंग थी इस कोर्स को करने में, और इसको पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाने में। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग था। इसके बाद फिर दोबारा 8 o'clock पे मेडिटेशन, और फिर हमारा वही फ़र्स्ट डे मिस हुआ था, तो 9 साढ़े 9 बजे हमें अलग से किसी और हॉल में ले गए, और हमें फ़र्स्ट डे के लेक्चर सुनवाए गए। लेकिन मैं वो भी बड़ी नींद नहीं कोई सुने थे। और इसके बाद फिर 11 बजे लंच था। लंच में ये होता था कि दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी, इस तरह से सैलड वगैरह, और बग़ैर नमक मिर्च के, या बहुत कम नमक मिर्च ऑयल होता था। बस वेज फूड आपने खाना होता था।
12 से लंच 11 बजे कर लिया, 12 से 1 रेस्ट के बाद 1 बजे आप फिर हॉल में आ जाएंगे। 1 घंटे के बाद जो है वो मेडिटेशन के आपने फिर 5 मिनट का विश्राम कर लें, तो वो बड़ा अच्छा लगा विश्राम। रेस्ट कर लिया तो दोबारा आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। इस तरह करते करते 5 बजे तक मेडिटेशंस करते रहें। 5 बजे फिर टी ब्रेक था, उसमें चाय, दूध, फल, जैसे कभी ऑरेंज, कभी बनाना, इस तरह से फ्रूट होता था मौसम का, और इसके साथ कुछ स्नैक्स होते थे, निम्को वगैरह, उसमें पीनट्स और इस तरह की मुरमुरे वगैरह चीज़ें, थोड़ा हेल्दी सा होता था वो खा के, और फिर इसके बाद फिर 6 बजे मेडिटेशन अगेन इस हॉल में, और 7 साढ़े 7 बजे तक मेडिटेशन के बाद ना हमें डिस्कोर्स लगाया जाता था, यानी लेक्चर होता था, जो कि गोयनका जी की आवाज़ में होता था, जिनकी डेथ हो चुकी है, और उन्होंने इस मेडिटेशन को दोबारा से जैसे एक तरह से डिस्कवर किया। जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी बेसिकली ये वो थी विपासना, बुद्धिस्ट लोगों की मेडिटेशन थी, लेकिन चूंकि उसमें अब बहुत सारी एडिशंस हो चुकी थी इंडिया में, तो इस चीज़ को हर किसी ने साथ साथ अपने मंत्र वगैरह डाल दिए थे, तो गौतम बुद्ध दोबारा इस चीज़ को प्योरली लेकर आए थे। तो उन्हीं के डिस्कोर्सेस चलते थे, उनकी अपनी डेथ हो चुकी थी काफ़ी साल पहले। तो अच्छा, उस डिस्कोर्स में ना वो पूरा जवाब होता था उस दिन, जो हमें थॉट्स आई उस दिन, जो हमने एक्सरसाइज की, जो जिस तरह की हमने ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह या मेडिटेशन की, उसका तो ये एक बड़ा एनर्जेटिक होता था, और ये हमें अगले दिन की मेडिटेशन के लिए तैयार कर देता था। और उसमें जब तक आपको समझ ना आए आप कर क्या रहे हैं, आप वाकई में वो काम कर नहीं सकते। अगर ये ना होता तो ऑब्वियसली हमने छोड़ देना था या हम भाग आते। तो ये बड़ा एक एनर्जेटिक होता था। अच्छा, सारे 3 दिन तक उसमें यही होता था मेडिटेशन में कि सांस को देखें, सांस को जानें, सांस पे फोकस करें, एक एक सांस को महसूस करें। और समझ नहीं आती थी क्या करूं, मैं इनको मारूं, मैं ख़ुद को मारूं, मैं साथ वाले को मारूं, मैं बाल नोचूं, मैं करूं तो करूं क्या। इन्होंने इस तरह ये सांस को देखें सिर्फ अलती पलती मार के, अंदर आपके पूरी अथल पथल हुए जा रही थी। कभी रोना आए, कभी गुस्सा आए, कभी क्या आए, नेगेटिविटीज़ आए, और बोलना आपको कुछ भी नहीं था, तो इसलिए आप बोल तो कुछ भी नहीं सक रहे थे। और ये एक बड़ा मुश्किल था, दिल करता था बंदा भाग जाए। अच्छा, विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से मेरे साथ ये चीज़ थी कि हाथ तो पकड़ नहीं सकते किसी का, क्योंकि एनर्जी आपकी किसी को टच ना हो। बोलना अलाउड नहीं था, टच करना भी अलाउड नहीं था। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम हुई, तो फिर उन्होंने एक स्टिक दिया कि आप, और एक मुझे सेवक भी दिया उन्होंने, कि एक लड़की आशा थी, वो सुबह आ जाती थी और मुझे अपने साथ यानी मेडिटेशन हॉल ले जाती थी। फिर मेरे लिए लंच वो लेकर आती थी, ब्रेकफास्ट वो लेकर आती थी। तो वो एक बड़े ही उन्होंने खिदमत बहुत की, आपको हर तरह से फैसिलिटेट, और ठंडा गर्म पानी, चूँकि सर्दी का मौसम था तो हर चीज़ अवेलेबल थी। कोई ये नहीं था कि आज गर्म पानी ख़त्म हो गया तो आज नाश्ता ख़त्म हो गया, तो कुछ भी नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा था। अगर आप कहेंगे तो मैं बुद्धिज़्म के हवाले से कि जो गौतम बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था, ये बेसिकली वो चीज़ थी कि आप अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर लें, ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि अगर आप बात करेंगे तो यही एक दूसरे, कोई आपको कहेगा कि मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ, मुझे तो वैसा फ़ील हुआ, तो आप सोचेंगे अच्छा मुझे तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ, तो मुझे भी ऐसा फ़ील होना चाहिए, तो फिर आप चाहिए कि उस पर चले जाएंगे। डिमांडिंग, हमारा नफ्स बहुत डिमांडिंग है। यही चीज़ इस्लाम में आती है ना कि डिमांडिंग जो है अपनी ख़त्म कर दें, डिमांड्स को। तो इसमें अच्छा, 3.5 दिन के बाद ये हुआ कि अब आपने अपनी पूरी बॉडी पे टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, आपको अपनी एक एक सेल से, एक एक पार्ट से गुज़रते हुए फील करना है, देखना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, और आपकी बॉडी हर लम्हा चेंज हो रही है। जो यूनानी फ़िलासफ़र का एक कॉल है ना कि नो मैन कैन डाइव इनटू द सेम रिवर,
ये वो चीज़ थी कि एक आपने लाइट रात को जलाई तो सुबह तक वो वाली लाइट नहीं है जो आपने रात को जलाई है, वो पीछे से जो कनेक्शन आता जा रहा है और वो लाइट चेंज होती जा रही है हर टाइम, क्योंकि जिस टाइम कनेक्शन आना बंद हुआ वो लाइट आपकी बंद हो जाएगी। इसी तरह कुदरत आपको हर वक्त एनर्जी दिए जा रही है और पिछली एनर्जी आपकी, जैसे पिछले सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और नए सेल्स आपके बनते चले जा रहे हैं और आप वो नहीं रहते जो आप बचपन में थे, आप बल्कि हर लम्हे आपके अंदर चेंजेस हो रही हैं। तो बेसिकली ये सारी टीचिंग्स थी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि ये इसकी विपासना की किस तरह से चेंजेस और डेली की क्या टीचिंग्स होती थी। अच्छा, इसके बाद हमने ये एक तरह से यहाँ पे सब कुछ था, वही था जो इस्लाम में होता है, मगर वहाँ बस अल्लाह नहीं था। अल्लाह की जगह वो कहते थे कि कुदरत हर चीज़ को कर रही है, कुदरत सारी चेंजेस कर रही है, कुदरत हर चीज़ को, तो अपने आप को कुदरत के हवाले कर दो। और जिस चीज़ को कुदरत के हवाले कर देते हैं, कुदरत उसको बढ़ा चढ़ा के वापस। अच्छा, अब कुदरत के हवाले हर चीज़ को करना था। फिर दूसरी एक और चीज़ वहाँ ये थी कि सेल्स बने हुए थे। सेल्स क्या, जैसे काल कोठरी जिसको कहा जाए ना, जहाँ कैदियों को रखा जाता है, तो वहाँ पे एडवांस मेडिटेटर्स जो थे वो वहाँ जाके मेडिटेशंस करते थे। लेकिन पाकिस्तानी चूँकि फ़र्स्ट टाइम गए थे और इंडिया में, और ये डेलीगेशन इनके लिए भी बड़ा एक अच्छा मोमेंट था। वो भी बड़े सरप्राइज़ थे कि इस तरह हमारे पास पाकिस्तानी आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उन्होंने हमें सेल्स को भी अलाउ कर दिया था। तो हम सेल्स में जाके, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे डाला गया सेल में, एक काल कोठरी जेल और वो कैद खाना, तो वो बड़ा एक मुश्किल लगा। और मैं एक फ़नी बात बताऊं मज़े की, तो ये हुआ था कि जब लाहौर से मैं चली थी ना, तो सुबह ही सुबह उन्होंने, जिनके घर से मैं चली थी, उन्होंने तिलावत लगा दी थी, तो चैनल वो वाला, तो उस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कैद खाने का ज़िक्र आ रहा था। तो मैं कुरान की स्टूडेंट होने के नाते मैं कुरान से मैसेजेस लेती हूँ, तो मुझे यही हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया में मुझे कैद कर लिया जाए और मैं पकड़ी जाऊँ या कुछ। तो बड़ी मैं ख़ुद को मुश्किल में फ़ील कर रही थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेके चली गई। मैंने कहा अल्लाह मुझे ये मैसेज तो नहीं दे रहा। और वाकई में फिर 10 डेज़ का वो लिटरली कैद खाना ही था और घर वाले बहुत याद आते थे और सब। एटलीस्ट मुझे ये होता था मैं उबैद से मिलूं, लेकिन भाई से भी नहीं मिल सकती थी। और जो वहाँ नमक मिर्च के बगैर खाना और इस तरह बैठना, आई वॉज मेडिटेटर बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मुझे ये होता था उबैद कैसे बैठता होगा, उबैद कैसे खाता होगा, तो मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र होती थी। और मुझे ये होता था उबैद जब मिलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा मुझसे, वो पता नहीं वो मुझ पर अटैक ही ना कर दे कहीं कि बाजी मुझे कहाँ फंसा दिया क्या। और ये सेल इस तरह की काल कोठरी में बैठ के जब मेडिटेशन शुरू की, तो स्टार्ट तो जैसे ये हुआ कि ये कहाँ, लेकिन वहाँ पे मेडिटेशन करने से जो अंदर से प्योर हुए वो फीलिंग्स मैं अब तक नहीं भूलती। जब 2-3 घंटे वहाँ मेडिटेशन करने के बाद मैं जब निकली थी तो उस सेल में, तो इसमें बेसिकली ये था कि बाहर के हालात जो भी हों, सर्कमस्टांसेस जो भी हों, आपने मेडिटेशन में ये होता है कि अपने अंदर झांकना है, जो भी है आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये कैसर हयात की एक बुक है अलिफ अल्लाह और इंसान, उसमें भी एक फ़िक्शन था, लेकिन बात समझाने के लिए बड़ा अच्छा है कि आला हस्ती ने जब इंसान को बनाया तो उसने नूरानी मखलूक के आगे पेश किया और कहा कि ये मेरा शाहकार है और इसे मेरा शाहकार मानो। तो नूरानी मखलूक ने कहा कि हम कैसे माने और इसमें ऐसा क्या है। तो आला हस्ती ने कहा कि ये पहाड़ों में जाएगा, ये आसमानों में उड़ेगा, ये समंदरों के अंदर जाएगा, लेकिन इसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। तो नूरानी मखलूक ने कहा कि पर इसको सुकून कैसे मिलेगा। तो आला हस्ती ने कहा कि अगर इसको पता चल जाए कि सुकून पहाड़ों के अंदर है तो ये पहाड़ों को खोद डालेगा, इसको पता चल जाए कि समंदर की तह में है तो ये समंदर की तहों में घुस जाएगा, इसको पता चल जाए आसमानों में है तो वो आसमानों तक भी पहुंच जाएगा, खलाओं में भी पहुंच जाएगा। लेकिन सुकून को मैंने इसके अपने अंदर रख दिया है और अपने अंदर वो कम ही झांकेगा। तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो इससे बड़ी रिजेंबल करती थी कैसर हयात की बुक से।
अच्छा, फिर आगे ऐसे करते करते 10th डे आ गया, और 10th डे फिर ये होना था कि मंगल मैत्री, यानी वो जो संस्कृत में भजन थे वो सब का हमें जवाब दिया गया और सब हमें उसकी ट्रांसलेशन करके बताई गई। तो इट वाज लाइक दैट कि जिस तरह सुबह शाम की दुआएं होती हैं और जिस तरह हर रोज़ हम कुरान में एक अलग अखलाकी बात होती है, तो हर रोज़ की भजन में कोई ना कोई अखलाकियात चल रही होती थी। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। जब उनको पढ़ा तो मैंने यहाँ आके फिर गौतम बुद्ध को दोबारा स्टडी किया कि वो कौन थे, और वो इस्लाम से बड़े करीब थे, और कुछ मुझे मिली कि इन पे भी वही नाजिल हुई थी, और ये भी 1,24,000 पैगंबर में से एक थे। लेकिन यही है कि बुद्धिज़्म में अब खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब नहीं है। उस वक्त उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए, ये अगर आप कहेंगे तो वीडियो इस पे भी बना दी जाएगी। 10th डे मंगल मैत्री के बाद, यानी वो जो दुआ थी सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, यानी सब खुश रहें, सब आबाद रहें। और उसके बाद हमें बात करना अलाउ हो गया, एक दूसरे से मिलना अलाउ हो गया। और उस दिन फिर मैं मिली उबैद से, हमें अपने पूरे सारे साथियों से मिलवाया गया। तो उबैद से जब मैं मिली तो वो बड़ा एक अच्छे से, और मैं तो सोच रही थी ये मुझे कहेगा कि क्या हुआ, लेकिन हग नहीं कर सकते थे हम, टच नहीं कर सकते थे उस दिन भी उस तरह एक दूसरे को। तो मैंने कहा उबैद कैसा रहा, कहता है बाजी 6 दिन मैंने आपको बहुत कोसा। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैंने 7-8 दिन वाहिद अंकल को कोसती रही हूँ। अच्छा, इतने में वाहिद अंकल की कॉल आ गई, और हमें तो फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन हमारे हेड्स जो थे उस दिन वो बात करवा रहे थे वहाँ वाले। तो वाहिद अंकल ने पूछा क्या हाल है। मैंने कहा उबैद 6 दिन तक मुझे कोसता रहा, मैं 7 दिन तक आपको कोसती रही। तो उन्होंने कहा अब क्या हाल है। हमने कहा अब तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और बहुत फिर उस चीज़ का अफसोस हुआ कि फ़र्स्ट डे हमारा मिस हुआ, वरना जो पहले मैं जिस चीज़ पे खुश हो रही थी। और फिर ये हुआ कि सबसे बातें हुई। ईरान से 500 लोग आए हुए थे, कोई एक धनियाला लड़की अमेरिका से आई हुई थी, उससे एक ट्रिवेनिया वो इंडिया की थी, और हर कल्चर के लोगों से मुलाकात हुई। पूरी रात हम बातें करते रहे। डाइनिंग हॉल में उस दिन कोई बर्तनों की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ हमारी बातों की आवाज़ें थी। हम लोग इतनी बातें कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन, और सुबह नाश्ते में उस दिन वड़ा पाव और मिर्चियों फ्राई, और बहुत ही कोई मज़े का वो नाश्ता था। और बातें करते करते और सबसे मिलते जुलते वो नाश्ते के बाद सब लोग ठक ठक करके जो है वो जाना शुरू हो गए, और हम वहीं रह गए, क्योंकि हमने अभी इगतपुरी नासिक हमने डिस्कवर भी करना था, और हमें एग्ज़िट रिपोर्ट भी करना था। तो हम वहाँ रह गए। और अच्छा, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं उसकी क्या टीचिंग्स थी, हर डे का डिस्कोर्स का एक छोटा छोटा सा मैं आपको क्लिप बना के उनकी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आप कहेंगे और आपकी मुझे कमेंट्स आए तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस चीज़ पे इस मेडिटेशन के हवाले से आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ थी, पता नहीं मेरा दिल ही नहीं चाह रहा बंद करने का, चीज़ें बड़ी मुझे याद आ रही हैं। एंड में जाते हुए जब सब लोग चले गए तो कुछ लोग रह गए थे, तो उसमें एक जैपनीज़ था, उससे हम बहन भाई, मेरा भाई बात कर रहा था। तो खैर मैं भी, हम लोग सारे पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए थे, और हमने अब नासिक घूमने जाना था। तो उससे बात कर रहे थे, तो वो हमें कहता है अच्छा, आर यू पाकिस्तानी, डू यू नो ये इस तरह नारान कागान, वो ऐसी ऐसी हमें जगहों के नाम बता रहा था कि जिस पे हमने कभी डिस्कवर, और मेरा भाई टूरिस्ट है तो उसने तो फिर भी चीज़ें डिस्कवर की हुई हैं, लेकिन कुछ जगह तो वो भी नहीं जानता था। तो वो कह रहा था आई एम द टूरिस्ट। तो उससे हमने कहा कि भाई तुम क्या ऐसा क्या करते रहे हो अपनी लाइफ में कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम टूरिस्ट बन गए हो। तो उसने कहा आई हैड द शॉप, और आई यूज़ टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, और आई यूज़ टू सेल दिस थिंग, यानी वो सब्ज़ी बेचते। मैंने कहा उबैद ये तो सब्ज़ी वाला है यानी एक सब्ज़ी वाले ने वो जापान में
उसने इतने अपनी अर्निंग कर ली थी 45 इयर्स की एज तक कि वो टूरिस्ट बन चुका था, और अब वो सिर्फ अपनी जमा पूंजी को टूरिज़म में खर्च कर रहा था, और मेडिटेशंस और इस तरह की चीज़ें। तो वो एक बड़ा ही अच्छा लगा। और वो जो डिफरेंट कल्चर के लोगों से और वो मुलाकातें हुई और सबसे जिस तरह बातचीत रही, तो उस एक्सपीरियंस ने, वो एक्सपीरियंस हम घर में बैठ के, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, कराची में बैठ के कभी नहीं कर सकते। तो उस एक्सपीरियंस ने समझने हमें 4-5 साल बड़ा कर दिया अपनी एज से। तो ये एक बहुत अच्छी मोमेंट्स थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मज़ीद वीडियोस में किस चीज़ से आप मेडिटेशंस के हवाले से चाह रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ पे बनाऊं। यहीं तक रखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि नासिक और किस तरह रिपोर्टिंग और ये सब चीज़ें, मुंबई दिल्ली जो हम घूमे फिरे, तो इसमें क्या क्या हुआ। और वो मैं मिली अपनी साथियों से भी। तो एक सायरा लाहौर से थी और एक शुमाइला इरम जो थी वो इस्लामाबाद से थी। तो उन लोगों से भी चूँकि आते हुए बस रास्ते में ही थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी गपशप रही। तो बहुत ही इंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।